दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला कि सभी क्लासेस इसी तरीके से कंप्लीट करा दी जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। यहाँ जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बस ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम का इधर उधर हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि विभाग में बहुत से काम होते हैं और उन कामों के बाद बचे समय में हम आपके लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस आप लोग इस वैल्यूएबल कंटेंट को ईमानदारी से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपसे जेईई एग्जाम के 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना पर्याप्त है। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रेजिलियंस क्या है। जिसमें इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग तो ऐसा भी मान लेते हैं कि ये दोनों टर्म सेम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, लेकिन दोनों सेम हैं ये कहना बहुत गलत होगा। तो आइए जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी की। तो जब किसी डिफॉर्मेबल मटेरियल पर लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। तो इस दौरान लोड लगाने में जो वर्क किया जाता है, वो वर्क डन एनर्जी के रूप में मटेरियल में स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब, मटेरियल में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है और इसी स्टोर्ड एनर्जी को ही हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कह देते हैं। ध्यान दीजिए, ये तो हो गई बात स्ट्रेन एनर्जी की। अब ध्यान दीजिए, यदि बात करें रेजिलियंस की, तो यही जो एनर्जी मटेरियल में स्टोर्ड होती है, वो यदि इलास्टिक लिमिट के भीतर हो, तो इसी स्ट्रेन एनर्जी टर्म को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी ना कहकर रेजिलियंस कह देते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी का ही एक स्पेशल केस है। बहुत ध्यान से सुनिए, रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें कंडीशन यह है, जिसमें एनर्जी जो स्टोर होगी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होगी। यही यहाँ पे लिखा भी है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसे हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इलास्टिक लिमिट के भीतर लोड और डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया होता है, वो रेजिलियंस के बराबर होता है। तो आइए इस लोड और डिफॉर्मेशन कर्व में इस इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो ट्रायंगल शेप है, इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 लोड इनटू डिफॉर्मेशन। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं अगली लाइन में 1/2 लोड। चूंकि हम लोग स्ट्रेस इक्वल पढ़ चुके हैं लोड अपान एरिया, तो यहाँ से लोड की जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन की। तो हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल सिग्मा अपान अपसाइलन। यहाँ से हम लोग अपसाइलन की जगह लिख सकते हैं डेल्टा एल अपान ए, और इसे अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल सिग्मा एल अपान ई। अब इस डेल्टा एल का मान यहाँ पे जब रख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एल अपान ई। अगली लाइन में इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा, और सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। ये ई नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा। अब ए और एल यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करें यदि प्रूफ रेजिलियंस की, तो इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होगी, उसे हम लोग प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। ध्यान इसमें ये देना है कि जब हम लोग बात करेंगे प्रूफ रेजिलियंस की, तो हम लोग अप टू इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे, और जब हम लोग बात करेंगे रेजिलियंस की, तो हम लोग विद इन इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की।
तो इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर करता है उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब इसमें यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होता है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बराबर होता है। तो आइए इस स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में इलास्टिक लिमिट तक के इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगली लाइन में इसे लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा इंटू सिग्मा अपान ई। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टफनेस क्या है। तो फ्रैक्चर स्टेज तक किसी मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम लोग टफनेस कहते हैं। यहाँ भी ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रैक्चर स्टेज तक लोड और डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया होता है वो टफनेस के बराबर होता है। जैसे कि इस लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम में ये जो फ्रैक्चर पॉइंट तक का जो एरिया होगा इसे हम लोग टफनेस कहेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि टफनेस इम्पैक्ट लोड को रजिस्ट करता है, मतलब झटके को रजिस्ट करता है। अब अगला पॉइंट, मटेरियल जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उतना ही वो टफ होगा। कहने का मतलब मटेरियल के टफ होने का मतलब ये है कि मटेरियल डक्टाइल हो और उसमें झटके झेलने की ताकत हो। अब बात करते हैं टफनेस टेस्ट की, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। चारपी इम्पैक्ट और आइजोड इम्पैक्ट ये टफनेस टेस्ट होते हैं। बात करते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस की, तो फ्रैक्चर स्टेज तक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड करता है उसे हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस कह देते हैं। अब इसमें भी ये लाइन आपको याद रखना है कि फ्रैक्चर स्टेज तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया होगा वो मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर होगा। यहाँ पे ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये जो फ्रैक्चर स्टेज तक का एरिया होगा ये हमारा मॉडुलस ऑफ टफनेस के बराबर होगा। यहाँ यहाँ से ये फार्मूला आपको याद रखना है, जहाँ ये मॉडुलस ऑफ टफनेस है, ये यील्ड स्ट्रेस है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है और ये फ्रैक्चर स्ट्रेन है। दोस्तों यहाँ से ये फार्मूले एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर फोर्स की। तो मान लो जब किसी बीम पर शियर फोर्स एक्ट करता है तो बीम सिर्फ बेंड ही नहीं होती बल्कि उसमें शियर डिफॉर्मेशन भी होता है। अब इस शियर डिफॉर्मेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर फोर्स कहते हैं, जिसमें ये फार्मूला S²dx/2GA एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। इसी प्रकार बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग कहते हैं। फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टार्क की। तो जब किसी शाफ्ट पर टार्क लगता है तो शाफ्ट ट्विस्ट करता है, तो इस ट्विस्टिंग के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टार्क कह देते हैं, और ये भी फार्मूला एग्जाम में पूछा गया है। अब एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सडन लोड के कारण जो स्ट्रेस होता है वो ग्रेजुअल लोड के कारण स्ट्रेस का दोगुना होता है। इसे हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक बैग को हम जब धीरे से बेड पे रखते हैं तो बेड को कम झटका लगता है, लेकिन उसी बैग को जब हम अचानक से पटक देते हैं तो बेड पर डबल इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो सडन लोड के कारण स्ट्रेस होगा वो ग्रेजुअल लोड के कारण स्ट्रेस का दोगुना होता है।
बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, जिसमें जब किसी बॉडी पर एक से ज़्यादा लोड एक साथ लगाते हैं तो टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेन और टोटल डिफॉर्मेशन अलग-अलग लोड के इफ़ेक्ट का अलजेब्रिक सम होता है। मतलब हर लोड का अलग-अलग इफ़ेक्ट निकाल लो और अंत में सबको ऐड कर दो, वही टोटल इफ़ेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किस कंडीशन में वैलिड है, तो इसके लिए मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक कहते किसे हैं। दूसरा कि स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए और स्ट्रक्चर लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। कहने का मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और डिफॉर्मेशन छोटा होना चाहिए और जो लोडिंग हो वो स्टैटिक हो। अब बात करें इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेन और टोटल डिफॉर्मेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि होमोजीनियस मटेरियल किसे कहते हैं। तो किसी मटेरियल के एक पॉइंट पर जब उसकी प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी या स्ट्रेंथ या इलास्टिक बिहेवियर यदि सेम होती हैं तो उस मटेरियल को हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। ये इसके एग्जांपल जैसे प्योर मेटल, डिस्टिल्ड वाटर, ये होमोजीनियस मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। करते हैं आइसोट्रॉपिक की, तो मटेरियल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में सेम होती हैं तो ऐसे मटेरियल को हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। ये एग्जांपल है जो आप एक बार देख सकते हैं, एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल की, तो आइसोट्रॉपिक के ठीक अपोजिट किसी मटेरियल के पर्टिकुलर पॉइंट पर जब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम ना होकर वेरी करती हैं तो ऐसे मटेरियल को हम लोग एनिसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। इसका ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं आर्थोट्रॉपिक मटेरियल की, तो ये एनिसोट्रॉपिक का ही एक स्पेशल केस होता है जिसमें तीन परस्पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती हैं वो अलग-अलग होती है। इसका ये एग्जांपल आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की, जिसे हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि हुक्स लॉ के अनुसार प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर या प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहीं जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ हमें ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई मिलता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि हुक्स लॉ तभी वैलिड है जब मटेरियल होमोजीनियस हो, आइसोट्रॉपिक हो और लीनियर इलास्टिक हो। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस की, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें इसकी डिफिनीशन की, तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग यंग्स मॉडुलस कहते हैं। इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें माइल्ड स्टील के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो एल्युमिनियम का 3 गुना होता है। इसमें आपको यह क्रम भी याद रखना है, जिसमें स्टील का कॉपर से ज़्यादा और कॉपर का एल्युमिनियम से ज़्यादा और इसी प्रकार कंक्रीट का रबर से ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी ग्रेड की स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस का मान सेम होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब इसका कारण ये है, जो यंग्स मॉडुलस होता है
वो मटेरियल के इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग फोर्स पर डिपेंड करता है, ना कि कार्बन परसेंटेज पर। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि कार्बन परसेंटेज का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस किसी मटेरियल की स्टिफनेस और इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला पॉइंट है, ये टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि टाइप ऑफ लोडिंग पर। अब अगला पॉइंट है, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच का इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग फोर्स का मान कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्टिफनेस भी कम हो जाएगी। अब जब स्टिफनेस कम हो जाएगी तो इसका मतलब है ई भी कम हो गया, क्योंकि ई ही तो स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, इस चैप्टर की ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शियर मॉडुलस किसे कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट के भीतर शियर स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग शियर मॉडुलस कहते हैं। इसे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ टाउ शियर स्ट्रेस है और फाई शियर स्ट्रेन है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि जी का जो मान है E/3 के बराबर या उससे बड़ा और E/2 के बराबर या उससे छोटा होता है। इसे हम लोग आगे समझेंगे। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ सिग्मा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है और एप्सिलॉन भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। बात करते हैं पॉइजन रेशियो की। तो लिटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेन है ये आपस में अपोजिट साइन के होते हैं। कहने का मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए सामान्यतः पॉइजन रेशियो की जो रेंज है वो 0 से 0.5 होती है, जबकि इसकी एक्चुअल रेंज -1 से 0.5 होती है। अब इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि इसकी ये जो निगेटिव वैल्यू है वो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल के लिए होती है। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल क्या होते हैं। तो ये वे मटेरियल होते हैं जिन्हें खींचा जाता है तो वो पतले होने के बजाय चौड़े हो जाते हैं, और जब उन्हें दबाते हैं तो वो पतले हो जाते हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट पॉलीमर या टिश्यूज आते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू, जिनको मैं यहाँ क्रम से अरेंज किया हूँ, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। कि कॉर्क के लिए म्यू का मान 0 होता है, ग्लास के लिए 0.05, कंक्रीट के लिए 0.1 से 0.2, कास्ट आयरन के लिए 0.2 से 0.3, स्टील के लिए 0.27 से 0.3, एल्युमिनियम के लिए 0.33 और इलास्टिक मटेरियल के लिए 0.25 से 0.42 और रबर के लिए 0.5। ये सभी वैल्यू आपको याद ही कर लेने हैं। अब बात करते हैं ये जो हम इलास्टिक कांस्टेंट ई जी म्यू के पढ़ चुके हैं, इनके बीच रिलेशन क्या है। इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें ई के ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। पहला है ई बराबर 2g1 + म्यू, दूसरा है ई बराबर 3k1 - 2, तीसरा ई बराबर 9kg/3k + g। इसी में म्यू का ये फार्मूला 3k - 2g/6k + 2g, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट के केस में इलास्टिक कांस्टेंट 2 होते हैं
और टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट 4 होते हैं। ऑर्थोट्रॉपिक के केस में इंडिपेंडेंट में 9 और टोटल में 12। इनिसोट्रॉपिक के केस में इंडिपेंडेंट में 21 और टोटल की बात करेंगे तो इनफाइनाइट होंगे। बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेस में, जो टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं वो 9 होते हैं और रिक्वायर्ड कंपोनेंट होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ आपको याद रखना है, ये जो डायगोनल स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त ये सभी स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस कंपोनेंट होते हैं। अब ध्यान आपको यहाँ ये रखना है कि 3D कंडीशन में जब रिक्वायर्ड कंपोनेंट की बात करेगा तब आपको 6 ऑप्शन टिक करना है, और जब टोटल कंपोनेंट्स की बात करेगा तब आपको 9 वाला ऑप्शन टिक करना है। अब आते हैं 2 डायमेंशनल मीन्स 2D स्ट्रेस की कंडीशन में। तो 2D स्ट्रेस की कंडीशन में हमें किसी प्लेन पर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट की आवश्यकता है वो 3 होती है और टोटल कंपोनेंट 4 होते हैं। इसमें ये जो डायगोनल स्ट्रेस होते हैं ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो स्ट्रेस होते हैं ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिफॉर्मेशन अंडर द एक्सियल लोड, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म या प्रिज्मेटिक बार की। तो इसका ये जो डिफॉर्मेशन का फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। लोड के टर्म में इसे PL अपान ए लिखा जाता है, जबकि इसे स्ट्रेस के टर्म में लिखें तो P अपान ए को हम लोग स्ट्रेस लिख लें तो सिग्मा L अपान ई भी लिखते हैं। अब बात करें यदि स्टेप्ड बार की, तो इस स्टेप्ड बार की कंडीशन में अलग-अलग सेगमेंट में इनका ये जो डिफॉर्मेशन होता है, इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाता है। अब इन्हीं को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन का ये फार्मूला प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कंपोजिट बार की। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, ये 2 अलग-अलग बार हैं जिन पर संयुक्त रूप से यह लोड P एक्ट कर रहा है। इस कंडीशन में इन दोनों का जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग डायरेक्ट P1 और P2 का मान निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर टेपर बार के डिफॉर्मेशन की। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि सर्कुलर टेपर बार के लिए डिफॉर्मेशन का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है 4PL अपान पाई ई D1 और D2। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। कहने का मतलब इसमें इस प्रिज्मेटिक बार का जो डिफॉर्मेशन होता है वो सेल्फ वेट के कारण होता है। यहाँ पे आपको ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, जिसमें गामा वेट डेंसिटी है और वेट के टर्म में इसे WL अपान 2AE भी लिखा जाता है, लेकिन गामा L स्क्वायर अपान 2E आपको जरूर याद रखना है। अब इसी फार्मूले से देखिए ये जो डिफॉर्मेशन है वो L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और बात करें यदि स्ट्रेस की, तो यहीं पे हम लोग जब डिफॉर्मेशन की जगह हम लोग सिग्मा L अपान ई लिख लें तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो जो सिग्मा होगा वो डायरेक्टली L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो डिफॉर्मेशन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं कि इस फार्मूले में कहीं एरिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जब पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो लोग इस फार्मूले को कंसीडर करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें एरिया है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला इस पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो ये कोनिकल बार है जिसमें सेल्फ वेट के कारण जो ये डिफॉर्मेशन होगा उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो गामा L स्क्वायर अपान 6E, ये आपको याद रखना है। इसे भी हम लोग वेट के टर्म में WL अपान 6AE भी लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन होगा वो कोनिकल बार का
3 गुना होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इस केस में भी आपको याद रखना है, जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि थर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो जब कोई भी बॉडी एक्सपेंशन के लिए और कंट्रैक्शन के लिए फ्री होती है, तो बॉडी में टेम्परेचर चेंज के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस कह देते हैं। अब बात करते हैं इसके इस फार्मूले की। तो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे कि लीनियर थर्मल कोफिशिएंट अल्फा इक्वल डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी ये होता है। इसे हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल डेल्टा एल बाई एल को हम लोग साइलन लिख सकते हैं और यहाँ पे डेल्टा टी। अगली लाइन में इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल, अब साइलन की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और ये हो गया डेल्टा टी। इसी फार्मूले को हम स्ट्रेस इक्वल लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब बात करें थर्मल स्ट्रेन की, तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेन इक्वल लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी, जिसे हम लोग थर्मल स्ट्रेन कह देते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आइए समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जो अल्फा होता है वो एल्युमिनियम का ब्रास से ज़्यादा और ब्रास का कॉपर से ज़्यादा और कॉपर का स्टील से ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मल स्ट्रेस वहीं डेवलप होगा जहाँ पे बॉडी को हम लोग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के लिए रोकेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीरो स्ट्रेस इफ एक्सपेंशन इज फ्री। कहने का मतलब जब बॉडी एक्सपेंड करने के लिए और कंट्रैक्ट करने के लिए एकदम फ्री होगी तो उसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब अगला पॉइंट है कि ये जो थर्मल स्ट्रेस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। तो आइए देख लीजिए, इस फार्मूले में हम लोग समझ भी सकते हैं कि कहीं भी एरिया का जिक्र नहीं है, तो इसलिए जो थर्मल स्ट्रेस होता है उसका एरिया से किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी डिपेंडेंसी की, तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले में भी ये लिखा हुआ है, ये ई अल्फा और डेल्टा टी पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके पहले केस, जो फ्री एक्सपेंशन का केस है, कि कोई भी जो बॉडी है यदि वो एक्सपेंड करने के लिए और कंट्रैक्ट करने के लिए फ्री है तो उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ये हम लोग ऊपर जिक्र भी कर चुके हैं। इस दौरान जो स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा और स्ट्रेन जो होगा वो अल्फा इंटू डेल्टा टी होगा। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें बॉडी को एक्सपेंड करने या कंट्रैक्ट करने से रोका गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लगे हुए हैं ये इस बॉडी को फैलने या सिकुड़ने से रोकेंगे। अब जैसे हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बॉडी फैलना चाहेगी, लेकिन इस सपोर्ट के कारण इसमें अंदर की तरफ ये जो स्ट्रेस कार्य करेंगे उसे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। कहने का मतलब कहने का मतलब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कंप्रेसिव नेचर के होंगे, और जब हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो इस दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो टेंसाइल नेचर के होंगे। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पार्शियली रिस्ट्रेंड बार की। तो यहाँ पे ये जो बार दिखाई गई है ये इस जोन तक तो एक्सपेंड होने के लिए फ्री है, लेकिन इसके बाद ये एक्सपेंड करना चाहेगी तो इस सपोर्ट के कारण ये बॉडी एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। तो इस दशा में यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसका मान यह होगा टोटल स्ट्रेस माइनस फ्री स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ये आपको याद रखना है। अब अगला जो केस है हमारा कंपोजिट बार इन सीरीज का। अब इस कंडीशन में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कॉपर और स्टील दोनों फैलना चाहेंगे, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट इन दोनों मटेरियल्स को फैलने नहीं देंगे। तो इस दशा में दोनों मटेरियल में अंदर की तरफ जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने की दशा में
दोनों मटेरियल में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने की दशा में दोनों में स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो कंप्रेशन होगा। इसके जस्ट अपोजिट जब हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो दोनों में जो स्ट्रेस का नेचर होता है वो टेंशन होता है। अब अगला केस है कंपोजिट बार इन पैरेलल का। तो अब इसमें भी कॉपर और स्टील टेम्परेचर बढ़ाने पर फैलने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये रिजिड जो सपोर्ट हैं ये इन्हें फैलने से रोकेंगे। तो इस दौरान भी सेम ऊपर वाली कंडीशन की भांति इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्ट्रेस का नेचर होगा वो दोनों में कंप्रेशन होगा और टेम्परेचर कम करने से दोनों में टेंशन होगा। ये आपको बहुत ध्यान से आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस की, जिसे आप लोग ध्यान से समझिए कि जब इस कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो स्टील से ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कॉपर ज़्यादा बढ़ना चाहेगा और स्टील कॉपर की अपेक्षा कम बढ़ना चाहेगा। लेकिन अब ये दोनों दोनों आपस में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है अलग अलग तो ये बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस केस में कॉपर मान लीजिए यहाँ तक बढ़ना चाह रहा है, स्टील यहाँ तक बढ़ना चाह रहे हैं। अब इस दशा में इन दोनों का आपसी समझौता होता है, जिसमें कॉपर थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए और स्टील थोड़ा बाहर की तरफ चला जाए। तो ये कंडीशन समझौते वाली कंडीशन हो जाती है। तो इस दशा में हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर में जो ये स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, जबकि स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो टेंसाइल नेचर का होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉपर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा और स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा। इसके जस्ट अपोजिट यदि टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉपर जो होगा वो ज़्यादा कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि स्टील कम कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इनके बीच की जो समझौते वाली लाइन होगी इसमें कॉपर आगे बढ़ेगा और स्टील पीछे आएगा। तो इस दशा में इस समझौते वाली लाइन में जब हम लोग देखेंगे तो स्टील में कंप्रेसिव और कॉपर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहाँ टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तो कॉपर में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा और स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा। अब ठीक इसी प्रकार ये वाला केस भी है जिसमें कंपोजिट बार आपस में यहाँ बंधी हुई होती है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉपर में जो स्ट्रेस का नेचर होता है वो कंप्रेसिव होता है, स्टील में टेंसाइल नेचर होता है और जब हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं तो कॉपर में टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस जनरेट होता है और स्टील में कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस जनरेट होता है। ये आपको एकदम दिमाग में फीड कर लेना है, सारी कंडीशन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का पहला चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें मेरी ये कोशिश रही है कि कम से कम समय में आपको एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें बता दी जाएं और बाकी जो भी छोटी-मोटी चीज़ें बच जाएँगी वो इसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँगे और पूरा चैप्टर एक बार उन क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जैसा भी आप फ़ील कर रहे हैं या कोई आपके सजेशन हो, तो उसे आप कमेंट में ज़रूर साझा करें, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे और हम लोग अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते रहें।